Hey everyone, welcome back. In this video, we are going to do the second part of capital gain, that is deductions under capital gain. अच्छा, फर्स्ट वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है ना कैपिटल गेन का, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले वो देख लीजिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. जो पहला डिडक्शन हमें पढ़ना है कैपिटल गेन में, दैट इज सेक्शन 54. ओके, सेक्शन 54. अच्छा, इसको रीड करने से पहले ना मैं आपको हल्की सी जिस्ट दे देती हूँ कि सेक्शन 54 है क्या. हमने कैपिटल गेन में लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. कैपिटल गेन किसको बोलते हैं? आप कोई भी एसेट सेल करते हो, कैपिटल एसेट, कोई घर बेचा, कोई ज़मीन बेची, कोई ज्वेलरी बेची, और उसको बेच के जो भी प्रॉफिट हुआ, 5 लाख की ज़मीन खरीदी थी, 8 लाख की बेच दी, तो 3 लाख का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया. अब जो भी कैपिटल गेन होता है ना, उसका हमें डिडक्शन मिल जाता है, बट डिडक्शन मिलने की कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं. ठीक है, तो अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, वो अलग अलग डिडक्शन पे डिपेंड करता है. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, सेक्शन 54 के अंडर डिडक्शन आपको किस किस कंडीशन पे मिलता है. तो ये किसके लिए होता है कि आपने क्या बेचा? घर बेचा हो. कोई घर मतलब कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने सेल की है. ठीक है, आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की. और आप देखो, जब भी हम लोग घर बेचते हैं ना, नॉर्मली इट्स नॉट योर बिजनेस टू सेल हाउसेज. ठीक है, आपने नॉर्मली लाइफ में 1 बार 2 बार 3 बार घर बेचोगे, इससे ज़्यादा क्या. ठीक है, क्योंकि हमारा काम नहीं है कि घर ही बेच रहे हैं, घर खरीद रहे हैं. तो देखो, आप घर खरीदो, घर बेचोगे सपोज, तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट आएगा. तो आप क्या करोगे? आपको उसको कहीं इन्वेस्ट भी तो करना होगा ना. मोस्टली लोगों का क्या होता है कि घर बेचा, घर खरीदा, या कोई ज़मीन खरीद ली, कुछ और खरीद लिया. मोस्टली ऐसा नहीं होता कि घर खरीद के पैसा एज इट इज़ रखा गया है ना. सेक्शन 54 क्या कहता है कि आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, और उससे जो पैसा आया उससे आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीद ली. ठीक है, कहने का मतलब क्या? घर बेचो और घर खरीद लो. घर बेचा और बेचने के बाद जो पैसे आए, उस पैसे से आपने एक दूसरा घर खरीद लिया, तो आपको मिल जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 54. ठीक है. अच्छा, अब देखो, ऐसे नहीं होता कि आपने घर खरीदा, घर बेचा, घर खरीद लिया तो बस डिडक्शन मिल गया. इसमें कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं. जैसे मान लीजिए कि आपने 2000 में एक घर लिया हुआ था. ठीक है, 2000 में दिस वॉज योर होम, ये आपने घर खरीदा था. इसके बाद आपने 2020 में ये घर सेल कर दिया. ठीक है, तो आप इस घर में 20 ईयर्स आप रहे इस घर में, और 2020 में आपने ये घर बेच दिया. अब 2020 में आपके पास घर बेच के मान लो 50 लाख रुपए आ गए. घर बेच के 50 लाख रुपए आ गए. अब आपने अगला घर खरीदा 2030 में. अगला घर खरीदा आपने 2030 में, मतलब कि 10 साल के बाद. 10 साल के बाद तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. कहने का क्या मतलब है? जब घर बेचा है तो उसी के कुछ टाइम के बाद ही आपको घर खरीद लेना है. ठीक है, अब ये टाइम पीरियड क्या है वो हमें देखना है. ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, देखो, जो आपने घर बेचने के बाद नया घर खरीदना है ना, वो आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में खरीद लेना है. नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको घर खरीद लेना है. और अगर आप घर बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं घर का, तो आपको अगले 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवा लेना है. ये मान के चलते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 2020 में आपने घर बेचा ना, तो अगले 2 साल मतलब कि 2022 तक आप नया घर परचेज कर लो, या फिर अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो 2023 तक वो घर कंस्ट्रक्ट करा लो. अदरवाइज आपको सेक्शन 54 में कैपिटल गेन का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि आप सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर घर खरीद लो, या अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट करा लो. लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है. आप चाहो ना तो सेल के 1 साल पहले भी, सेल के 1 साल पहले भी घर खरीद सकते हो. मतलब कि आपने घर बेचा कब? 2020 में. अगर आपने बेचने से पहले ही 2019 में ही घर खरीद लिया था, देखो बात समझो, आप 20 साल से घर में रह रहे थे, 2000 से आपने घर था आपका, घर खरीदा था, और 20 साल आप रहे, आपको 2020 में ये घर सेल करना था. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप एक घर बेचोगे, पैसे आएंगे, तब आप दूसरा घर खरीद पाओगे ना. बट हम मान के चलते हैं कि अगर किसी के पास बैंडविड्थ है इतनी कि वो बिना पैसे आए हुए ऑलरेडी उसके पास इनफ पैसे हैं कि वो दूसरा घर ले सकता है. तो अगर किसी का ऐसा सीन है कि घर बेचने के पहले ही उसने 1 साल पहले ही उसने घर खरीद लिया है नया, तो भी उसको ये डिडक्शन मिल जाती है. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा?
आप घर बेचेंगे, एक घर बेचेंगे और दूसरा घर खरीद लेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 54। ठीक है, कंडीशंस क्या देखी हैं हमने कि जो भी आपने नया घर खरीदा है ना, वो या तो घर सेल करने के 1 साल के पहले पहले खरीद लो, या तो घर बेचने के 2 साल के अंदर, और अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास 3 साल का टाइम होता है कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ और देखनी है। मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आप 2000 से रह रहे हो, 2000 में ही घर लिया। अब दूसरी कंडीशन देती हूँ। मान लो आपने यहाँ पे 2019 में ही घर खरीदा और 2020 में आप बेचने निकल गए घर को, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, डिडक्शन कब मिलेगी? जब आप इस घर में एटलीस्ट 2 साल रहे हो। ठीक है, 2 साल आप एटलीस्ट इस घर में रहे हो, मतलब अगर आपने घर 2018 में खरीदा और 20 में बेचा, 2 साल पूरे हो गए अगर, इन दैट केस यू विल गेट दिस डिडक्शन। लेकिन 2 साल भी आप इस घर में नहीं रहे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक, अब आइए एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन 54 में सबसे पहले क्या कह रहा है? सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब घर बेचो, एंड सेल अमाउंट इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो आपने अमाउंट जो सेल करने के बाद जो पैसा आया है उसको फिर से इन्वेस्ट करना है कहाँ? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। कहने का मतलब क्या? घर बेचो और घर खरीद लो। अच्छा, एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना है? 10 करोड़। 10 करोड़ मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट है, इससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, इससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती। अच्छा, ये एक नया अमेंडमेंट आया है। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट आया है, इसके पहले कोई भी लिमिट नहीं थी इसमें। ठीक है, देयर वाज नो लिमिट, 10 करोड़ 100 करोड़ जितना भी हो, कोई लिमिट नहीं थी। बट नाउ देयर इज अ लिमिट ऑफ 10 करोड़। ठीक है, इसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे क्या बोल रहा है? इनकम फ्रॉम सच अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शुड बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, द रेजिडेंशियल हाउस वॉज बींग यूज फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, जिसकी हमने पीछे बात की। जो घर की बात कर रहे हैं ना, वो कम से कम 2 साल तक यूज़ हुआ हो सेल के पहले। अभी मैंने बताया था ना कि 2020 में बेच रहे हो तो कम से कम 18 में खरीदा हो, 2018 में खरीदा हो कि 2 साल आपने उसको यूज़ किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सेलर शुड परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस ईदर 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ सेल, सेल के 1 साल पहले, और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ सेल, या तो 2 साल बाद या तो 1 साल पहले। और अगर इफ़ द सेलर इज कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस तो फिर विद इन 3 ईयर्स। सेम जो हम पीछे बात करके आए हैं। एक और पॉइंट क्या कह रहे हैं? द न्यू रेजिडेंशियल हाउस शुड बी इन इंडिया, नया घर इंडिया में ही होना चाहिए, और आपने जो प्रॉपर्टी बेची है ना वो भी इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप सेक्शन 54 क्लियर हो गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है ना, आगे के सेक्शंस बहुत ईजी से हैं, सारे प्रोविजंस मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम, सेक्शन 54B। ठीक है, अच्छा, 54 किसके लिए था? घर बेचो घर खरीदो। 54B किसके लिए, क्या क्या कहता है? एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो। ठीक है, मतलब कि कोई खेत, बेसिकली कोई खेत बेचो और खेत खरीद लो उसी पैसे से। तो क्या कह रहे हैं? सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एक खेत बेचा और जो पैसा आया ना, सेल अमाउंट इन्वेस्टेड, जो भी सेल से पैसा आया उसको इन्वेस्ट कर दिया एक और एग्रीकल्चरल लैंड में, दूसरी लैंड खरीद ली। अब प्रोविजंस इसके भी थोड़े बहुत सेम ही हैं। द एग्रीकल्चरल लैंड वॉज बींग यूज फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ सेल। वही ऊपर वाली बात कि अगर आपने 2020 में अपना खेत बेच दिया है, सेल किया है, तो कम से कम 2018 में आपने उसको खरीद भी लिया हो। 2018 कहने का मतलब है 2 साल कंप्लीट हुए हों। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हुए हों उसको, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो आपको सेक्शन 54B का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है? द सेलर शुड परचेज एन एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। वो भी ऊपर वाली ही बात है जो हमने 54 में पढ़ी थी कि जब आप सेल कर रहे हो, सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर, मतलब कि 2022 तक नया खेत खरीद लेना है आपको, नहीं एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेनी है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन वाला हिसाब नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि घर तो बना नहीं रहे आप, कोई बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो ना, खेती है उसमें तो कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना ही नहीं है, इसलिए 3 साल वाली कंडीशन नहीं दी है, बस 2 साल वाली कंडीशन दी है। ठीक है, मतलब बेसिकली सेम ही प्रोविजंस थे, बस वो किस चीज़ के लिए था? रेजिडेंशियल हाउस के लिए था सेक्शन 54, और 54B किसके लिए है? एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 54EC। ठीक है, सेक्शन 54EC क्या कहता है? आप कोई भी एसेट बेचो, कोई भी कैपिटल एसेट बेचो, सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म
कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचो और बदले में आपको क्या खरीदना होता है ये देख लो पहले। बदले में आपको खरीदना होता है या तो NHAI के बॉन्ड्स, या तो REC के बॉन्ड्स, या तो PFC के बॉन्ड्स, और या तो IRFC के बॉन्ड। इसका क्या मतलब है? NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स लिए हों आपने, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स लिए हों। PFC क्या है आपका? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स लिए हों, या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स लिए हों। इन चारों में से अगर आपने किसी के भी बॉन्ड्स खरीदे हैं, ठीक है, बेचा क्या आपने? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, घर बेचो, ज़मीन बेचो, कोई ज्वेलरी बेचो, कोई पेंटिंग बेचो, कोई भी शेयर्स बेचो, कोई भी आपके पास जो भी कैपिटल एसेट है, कोई भी एसेट सेल करके, और लेकिन आपने खरीदा क्या है? ये चार में से कोई भी एक बॉन्ड। अच्छा, ये भी अमेंडेड है, पहले ना इसमें सिर्फ NHAI और REC के ही बॉन्ड्स थे, ठीक है, अब ये PFC और IRFC के भी बॉन्ड्स ऐड कर दिए गए हैं। तो आपने सेल किया हो कोई भी एसेट और आपने खरीदा क्या है? ये बॉन्ड्स खरीदे हैं आपने इन चारों में से किसी के भी। In that case you can get a deduction under section 54 EC। बाकी के प्रोविजंस देखते हैं क्या है। द सेलर मस्ट होल्ड द एसेट फॉर एटलीस्ट 2 years। ये सेम पुराना वाला प्रोविजन अपना, कि जो भी आप एसेट बेच रहे हो ना, चलो हम लोग मान लेते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी बेच रहे हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, तो आपके पास वो ज्वेलरी कम से कम 2 साल तक रही हो, उसके बाद आपने सेल की हो, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगला प्रोविजन क्या है? द SSE मस्ट इन्वेस्ट द कैपिटल गेन विद इन 6 months। अच्छा देखो, दिस पॉइंट इज़ न्यू। अभी तक क्या हो रहा था कि जो आपको अगला एसेट खरीदना था, जो नया एसेट परचेज करना था, उसके लिए आपको 2 साल का टाइम दिया जा रहा था। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर देनी है ये बॉन्ड्स में, ठीक है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और इसमें आपका टोटल एग्जेम्पशन अमाउंट कितना है? 50 lakhs। इट कैन नॉट एक्सीड 50 lakhs। 50 lakhs से कम है तो ठीक है, बट इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग 50 lakhs, मान लो 55 lakhs का गेन आपको हो जा रहा है, या 55 lakhs का इन्वेस्टमेंट है, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ डिडक्शन ऑफ 50 lakhs ओनली। इज दैट ओके? लास्ट है हमारा सेक्शन 54F। अच्छा, एक 54D भी हम सेक्शन पढ़ते हैं कंपलसरी एक्विजिशन का, बट वो सिलेबस में होता नहीं है, इसलिए मैं उसको पढ़ा नहीं रही, ठीक है। 54F पे आते हैं। ये सेक्शन किस लिए है? अच्छा, एक बार जल्दी से देखें। 54 किस लिए था? घर बेच के घर खरीद लें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर दी। 54B किसके लिए था? एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली। 54 EC क्या कह रहा था? कोई भी एसेट बेचो और खरीदना क्या है? NHAI, REC, PFC और IRFC के बॉन्ड्स। 54F क्या कहता है? कुछ भी बेचो और घर खरीद लो। कोई भी एसेट बेचो और खरीदो क्या? घर। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये अदर देन, अच्छा ठीक है, पहले बाद में बात करते हैं इस पर। और सेल प्रोसीड्स इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब नया एसेट क्या खरीदना है? घर खरीदना है। और बेचना क्या है? कुछ भी, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप घर बेच के घर खरीद रहे हो तो उसका डिडक्शन तो आपको ऑलरेडी सेक्शन 54 में मिल ही रहा था ना, ठीक है, इसीलिए वो तो 54 में कंसिडर हो ही गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? घर छोड़ के कुछ भी बेचो, बट नया एसेट आपको घर खरीदना है। तो अगर आपको ऐसे केस में कौन सा डिडक्शन मिलेगा? अंडर सेक्शन 54F, ठीक। एग्जेम्पशन अमाउंट, इसमें भी लिमिट लगा दी गई है 10 करोड़ की, जो कि पहले कोई लिमिट नहीं थी। ये भी आपका क्या है? रीसेंट अमेंडमेंट आया है, पहले इसमें भी कोई लिमिट नहीं थी, अब आपकी 54 और 54F में लिमिट लगा दी गई है। अच्छा, इसमें अब आपका अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं, बाकी चीज़ों में कैलकुलेट नहीं करते, पूरा अमाउंट दे दिया जाता है एग्जेम्पशन के लिए। इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? LTCG, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है। अच्छा, LTCG कैसे आता है? ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो उसको देख लीजिएगा, सो दैट ये डिडक्शंस क्लियर हो सकें ज़्यादा अच्छे से। LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट, मतलब जो भी नया घर खरीदा है वो जितने का भी खरीदा हो, अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, कि जो आपने जो भी कैपिटल एसेट बेचा है वो बेचा कितने का था, सेल कितने की थी, ठीक है। LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, जो आपका अमाउंट होगा, अगर 10 करोड़ से अंदर है तब तो वेल एंड गुड, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 10 करोड़ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 54F, ठीक। अब एक बार हम पूरा देखते हैं कि कैलकुलेट करते कैसे हैं। देखो,
अच्छा, ये हम पहले ही देख चुके थे। सबसे पहले क्या, सेल कंसिड्रेशन, कि आपने जो भी एसेट बेचा है उससे जो आपको सेल प्रोसीड्स आए हैं, ठीक है, उसमें से आप माइनस क्या करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने पुराना वाला वो अक्वायर किया था, जो भी आपका एसेट था वो आपने अक्वायर कितने में किया था। जैसे मान लो 18 लाख में आपने कुछ खरीदा था और 20 लाख में बेच दिया, ठीक है, 20 लाख में बेच दिया, 18 लाख में अक्वायर किया था, ठीक है। और मान लेते हैं कि 50,000 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आई और बेचने में आपको ब्रोकर का खर्चा लगा 50,000 का, ठीक है, मतलब टोटल 19 लाख का खर्चा और 20 लाख आपको इनकम। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया आपको, 1 लाख का। इतनी बात हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी करके आए हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या दे देना है, लेस, इसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 में, या 54B, 54EC, 54F, कोई भी 54 का सेक्शन हो सकता है, उसमें जितनी भी एग्जेम्पशन है पूरी पूरी माइनस कर दीजिए। हो सकता है ना कि आपको पूरी पूरी 1 लाख की एग्जेम्पशन ही मिल जाए और आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना हो, निल। इज़ दैट ओके? दैट वॉज ऑल अबाउट कैपिटल गेन। अगर आपको पूरे ही कैपिटल गेन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव माई वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।